नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं इसी आर्थिक राजधानी मुंबई से आई परेशान करने वाली एक खबर के साथ। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है बीएमसी और इसी बीएमसी पर मुंबई के रखरखाव का जिम्मा है। इसी बीएमसी के अंतर्गत आने वाले एक मैटरनिटी होम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अचानक बिजली गुल हुई और मोबाइल के टॉर्च की लाइट में एक महिला की डिलीवरी कराई गई। महिला की मौत हुई, उसके नवजात शिशु की मौत हुई। बीएमसी ने एक समिति का गठन किया इस पूरे मामले की जांच के लिए, लेकिन मृतक के परिवार में इतना गुस्सा है कि अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी है। मुंबई से रिपोर्ट देखिए। मैं डीएमपी डॉक्टर हूँ, तो तुमको कंप्लेन करने का ना मैं काम नहीं करूंगा बिना लाइट का। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के एक अस्पताल की ये हालत शर्मसार करती है। मोबाइल के लाइट में डिलीवरी की, नवजात बच्चे और फिर उसकी मां ने दम तोड़ दिया। हेलो, आप बताओ इसमें लाइट है? कौन सा ये गुस्सा और आंसू घर की बहू और नवजात बच्चे की मौत पर निकल रहे हैं। लेबर वार्ड से ओटी तक का उसको, मेरी औरत को पूरा ब्लीडिंग खाली होने के बाद भी उसको चला के लेके गए, ना कि स्ट्रेचर पे लेके गए। लेबर वार्ड से एकदम पूरा हाफ बॉडी उसका पूरा ओपन था। पूरे पेशेंट देख रहे, हम लोग सब देख रहे। ओटी तक का उसको पूरा कम से कम यहाँ से तीसरे घर तक का चला के लेके गए उसको। मैडम, जितने भी वहाँ पे थे स्टाफ डिलीवरी के टाइम पे, सबका जिंदगी खराब होना चाहिए। आप सब पे एक्शन चाहते हैं? सब पे एक्शन चाहता हूँ। वो 3 मौसी, 2 नर्स, 2 डॉक्टर, सबका जिंदगी खराब चाहता हूँ। डीन भी बोलती है ना, क्या मांग है? मेरे को जान के बदले जान दे। मेरे को पैसा दे रही हो, पैसा नहीं चाहिए मैडम मुझे। ऑफर किया है आपको पैसा? उन्होंने ऑफर किया। आपका मुआवजा क्या लेना चाहते हैं आप लोग? मुआवजा दे रही हो, हमको मुआवजा नहीं चाहिए। हमको जान के बदले जान चाहिए, नहीं तो ऐसा एक्शन चाहिए हमको कि उन लोग भी उसी तरह तड़पे जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ जिंदगी भर। मृतका के पति खुसरुद्दीन अंसारी आरोप लगाते हैं कि मोबाइल के टॉर्च से उनकी पत्नी सहीदून अंसारी की बीएमसी अस्पताल में डिलीवरी हुई, क्योंकि अस्पताल में बिजली गुम हो गई। ना बच्चा बचा, ना बीवी। खुसरुद्दीन एक पैर से असमर्थ हैं। 11 महीने पहले निकाह हुआ था। किसी भी हाल में इंसाफ चाहते हैं। मांग यही है कि मैडम वो हॉस्पिटल बंद हो जाए और वो डॉक्टर का जिंदगी ऐसा हो जाए कि उसके भी घर वाले उसी तरह तड़पे जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ। मेरा बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेन चीज ये कहना है वो ऐसा तड़पे कि जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ। मेरा जीवन साथी, मेरा बुढ़ापे का सहारा दोनों छूट गया मैडम। एक पैर से हैंडीकैप हूँ, छोटा मोटा जॉब करता हूँ और कुछ नहीं है मेरा। परिवार सबूत के तौर पर 29 अप्रैल की ये तस्वीरें भी पेश कर रहा है, जहां इनके बच्चे की मौत के बाद भी मोबाइल के टॉर्च से इसी ऑपरेशन थिएटर में और भी डिलीवरी कराई गई। वीडियो सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलता है। कैंची दिए वो लोग ने, मैक्सी फाड़ के उसको कपड़ा पहना। वो लोग में इतना स्टाफ नर्स और कोई स्टाफ नहीं था, तभी तो वो लोग ने मेरे से ये सब करा है। डिलीवरी वार्ड में मेरे को खड़ा करके, हाँ, फिर बोले खून इधर उधर का साफ करो। मैं कर रही थी और वो तड़प रही थी, अरे मौसी मेरे को बहुत पेन हो रहा है। वो औरत को मैं दर्द से तड़पता हुआ देखी। उस हालत में वो लोग ने मेरे साथ में लेके जाके उसको बोले उधर ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाओ। मैं उसको उधर से ऑपरेशन थिएटर तक का पहुंचाई। फिर भी वो पलट के देखे, बोली बेटा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और वो बार बार पलट के देख रही थी। मुझे नहीं मालूम था हो जाएगी तो वापस नहीं आएगी। वो पलट के देखती, मैं बोली कुछ नहीं होगा बेटा, अब ऑपरेशन हो जाएगा ना, तू अच्छे से आएगी, बच्चा भी मिलेगा तेरा। मुझे नहीं मालूम था। वो दर्द से सुबह से मेरे सामने तड़प रही थी। मैं उसको सब्र दे रही थी, मैं ठीक हो जाएगा, मेरा अभी बच्चा हो जाएगा, तेरा टेंशन नहीं है। लास्ट में सीजर करने के टाइम वो लोग बोल रहे कि हो जाएगा, अभी अच्छे से हो जाएगा। हम लोग को नहीं मालूम था बच्चे और माँ का दोनों को बॉडी दिखाएंगे हम लोग एंड टाइम पे भी बोला हमारा बच्चा, हमारी बहू भी नहीं रही। वो लोग बोल रहा कुछ नहीं हुआ, उसको हुआ फिट आया। मैं बोली कोई फिट का प्रॉब्लम नहीं था, उसको कभी फिट नहीं आया था। उसका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। काय का फिट आया? तुम्हारे पास कोई ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है। अंधेरे में तुम कैसा सीजर किया? उसका कोई नस काटा? तुमसे कोई प्रॉब्लम हुआ है? वो लोग बोल रहे नहीं, हम लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाद में वो लोग ने बयान दिया कि हाँ हमारी गलती थी, हमारी लाइट जाने की वजह से हमसे गलती हुई है। आके डॉक्टर का पैर पकड़ लिया, मैं पैर पकड़ लिया। उसके बाद से फिर उसको सीधा ओटी में लेके गए। ओटी में लेके जाते बराबर लाइट पूरा बंद, पूरा हॉस्पिटल का लाइट फिर भी खत्म। उसने ऑपरेशन किया। अब सोचिए उस ऐसे सिचुएशन में कैसे ऑपरेशन किया, जब लाइट नहीं है, जब हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, तो उसने ऑपरेशन कैसे किया? हमको यही खलल है। से लाने टाइम पे एम्बुलेंस तक क्या कंडीशन थी उनकी बॉडी? नहीं खत्म होगा तो वो खाली फुग्गा से ऐसा कर रहा था, खाली उसको पंपिंग कर रहे थे, पंपिंग कर रहा था ऐसे हम कर रहे थे हम लोग को दिलासा देने के लिए कि वो जिंदा है, आप लोग टेंशन मत लो। जस्ट उसको नॉर्मल पंप कर रहे हैं बस।
जब पूछा एक सिस्टर को, मैं बोला सिस्टर लाइट तो गया, ऑपरेशन कैसा हो रहा है? बोलते नहीं उधर व्यवस्था है। हम लोग को दिलासा दे रहे, हम लोग ऊपर है, बोलते उधर व्यवस्था है। ये किसने देखा कि टॉर्च से कर रहे थे? सब वीडियो भी बना है। अब तो ये हो गई, हमारे साथ तो इंसिडेंट हुआ ही हुआ। बाद में दूसरा भी बच्चा- ऑपरेशन उसने ऐसा किया। टॉर्च में ही वही बता रहा हूं। तो बच्चा और हम माँ लोगों ने जो किया इनका ना, सिजरिंग हमारा जो ऑपरेशन किया था हम लोग को तो जाने नहीं दिया था। 1 मिनट, हम लोग ने हमारा जो ऑपरेशन किया तो हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन दूसरा ऑपरेशन भी करा तो वो भी टार्च से किया, तो उसका वीडियो हम लोग बनाया है, उसको दिखाया भी आप लोग के पास वो वीडियो है ना। तो कितनी, मतलब आप कह रहे हैं कि न सिर्फ आपके बच्चे की और भी डिलीवरीज उन्होंने टॉर्च में की है, मोबाइल के टॉर्च में। हाँ, मोबाइल के टॉर्च से कर रहे थे वीडियो। और ये वही डॉक्टर थे जो सारी डिलीवरी, वही डॉक्टर। तो एक साथ इतने पेशेंट को अटेंड कर रहे थे। मतलब हमारे पेशेंट को जब अटेंड किया उन्होंने, बच्चा ऑफ हो गया उसके बाद वो दूसरे और भाभी को उन्होंने एम्बुलेंस में डाल दिया। उसको साइड में कर दिया, फिर दूसरा भी ऑपरेशन वही बेटार्च से कर रहा है। मुंबई के भांडुप स्थित सुषमा स्वराज मैटरनिटी बीएमसी हॉस्पिटल यहाँ पर है और इसके सामने आप देखें सिक्योरिटी कितनी सख्त है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से जो मृत महिला और बच्चे का परिवार है वो उग्र होकर यहाँ पर इंसाफ की मांग के लिए पहुंच रहा है, विरोध प्रदर्शन के लिए, और उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य और पूर्व पार्षद जागृति पाटिल लगातार परिवार का सहयोग करते हुए बीएमसी पर जांच का दबाव बना रही हैं। 2 दिनों की दौड़ के बाद आखिरकार एक कमेटी बनाई गई है जो खामियों की जांच करेगी। जांच के लिए कमेटी बैठी है। दक्षा मैडम से मेरा बात हुआ है और आज भी मेरा बात हुआ सुधाकर शिंदे से। उन्होंने भी बोला है कि अपन मिलके बात करते हैं, तो इस पे जल्दी से जल्दी जो भी है, क्योंकि उधर कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, कौन से हिसाब से जांच होएगा वो भी मुझे पता नहीं है। आरोग्य के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, पर किधर खर्चा किया है ये ऐसा खर्चा, उधर कुछ भी सुविधा नहीं। आज अपन साथ में जाके उधर देखो आप हॉस्पिटल का क्या हालत है। इतना होके भी उन्होंने दूसरा पेशेंट क्यों लिया? लाइट जा रहा है तो ऊपर तक बताना चाहिए था। डीन मैडम ने मुझे जवाब दिया कि बच्चा निकालने के टाइम लाइट था, जब भी थैली का मुंह बंद कर रहे थे तभी लाइट गया, एकदम नॉर्मल लाइट गया, यही कारण है उनका। पर अभी डॉक्टर लोग बोलेंगे कि हम लोग ने बोला था नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे, इन्होंने नहीं बोला, ऐसा सब बात की है। पर ये सब झूठ है, उनसे गलती हुआ है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, यही मेरी मांग है। चुनाव के समय पुलिस की तैनाती किसी अस्पताल के बाहर इस संख्या में हो तो आप मामले की गंभीरता समझ सकते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में बिजली गुल से मां और बच्चे की मौत की खबर वाकई शर्मसार करने वाली है। बीएमसी ने इस बार करीब 52,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें हेल्थ सेक्टर को पूरे बजट का 12% हिस्सा दिया गया। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका की रखरखाव वाले अस्पताल में ऐसी हालत वाकई चौंकाने वाली है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर भारत में बनी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड पर उठे सवालों को लेकर अब कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अपना बयान जनहित में जारी किया है और बताया है कि कोवैक्सीन टीके से ऐसा कोई भी खतरा नहीं है, लोगों की सेफ्टी सबसे ऊपर है। दिखाते हैं आपको ये हमारी खास बातचीत। यूके में एस्ट्राजेनेका पर सवाल उठने के बाद भारत में कोविशील्ड पर भी सवाल उठने लगे कि इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। जिस तरीके से एस्ट्राजेनेका को लेकर ब्रिटेन के कोर्ट में हलफनामा दिया गया कंपनी की तरफ से, अब इन सवालों के बीच में कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अपना पक्ष रखा है। अपने बयान को जनहित में जारी करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी वैक्सीन सेफ्टी के मापदंड को पूरी तरीके से पूरा करती है और इससे किसी तरीके के ब्लड क्लॉटिंग या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या टीटीएस इस तरह की कोई समस्या हमारे टीके से नहीं रिपोर्ट हुई है और नहीं हो सकती है, ये भी दावा किया गया है। और ये खासतौर पे दावा इसलिए किया गया क्योंकि बीते 2 दिनों से कोरोना की वैक्सीन को लेकर, कोरोना की वैक्सीन इनफैक्ट चर्चा में रही है। कोरोना की वैक्सीन खासतौर पे कोविशील्ड पे सवाल उठने लगे। भारत की बड़ी आबादी अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स और बाकी जगहों पर पूछ रही है कि आखिर इस तरह की वैक्सीन क्यों लगाई गई जब उसमें ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्या के बारे में जानकारी थी। अब यहाँ पर भारत बायोटेक ने, जिसने कोवैक्सीन डेवलप किया, उसने ये दावा किया कि हमारे वैक्सीन में किसी भी तरीके के ब्लड क्लॉट जैसी कोई समस्या अब तक नहीं दिखी है, क्योंकि हमने सेफ्टी के तमाम मापदंड को पूरा किया और हमारे लिए सेफ्टी सबसे सर्वोपरि है। 27,000 सब्जेक्ट यानी 27,000 लोगों पर ट्रायल किया गया और कंपनी ने यह भी दावा किया है कि ये एकमात्र वैक्सीन है जिसका एफिकेसी ट्रायल भारत में हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी निगरानी करता रहा है। तो ये तमाम दलीलें भारत बायोटेक की तरफ से दी गई है। उस बीच में जब कोरोना के टीके पर सवाल उठ रहे थे और खास तौर पे जो कोविशील्ड है वो सवालों के घेरे में थी, यानी बड़ी आबादी जिसने ये टीका लिया है या
एक बड़ी आबादी को टीका दिया गया, उनका भरोसा बहाल करने के लिए भारत बायोटेक ने अपनी तरफ से ये बयान जारी किया कि जिस तरीके की समस्या एस्ट्राजेनेका को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है और कोविशील्ड को लेकर जोड़ के देखा जा रहा है भारत में, उस तरीके की कोई भी समस्या उनके वैक्सीन से जुड़ी हुई नहीं है। यानी उनकी वैक्सीन गुणवत्ता के पैमाने में, सेफ्टी के पैमाने को पूरा करती है और किसी भी इस तरीके की समस्या अब तक न रिपोर्ट हुई है। लेकिन निगरानी की बात करें, मॉनिटरिंग की बात करें, तो सघन निगरानी भी समय समय पर लगातार चलती रही है और अब तक इस तरीके का कोई भी वाकया कोवैक्सीन से जुड़ा हुआ नहीं मिला है। और यही बड़ी वजह है कि कंपनी ने सीधे तौर पर अपना पक्ष जो है अभी फिलहाल रखा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं सलमान खान फायरिंग मामले की। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुज थापन, जिसने पुलिस लॉकअप में खुदकुशी की, उसको लेकर अब जानकारी सामने आ रही है कि वो मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस के सबसे सुरक्षित लॉकअप में रखा गया था। ऐसे में उसने खुदकुशी कैसे कर ली, ये सवाल अब तक पहेली बना हुआ है। उसके परिवार वालों का कहना है कि पुलिस की कहानी सच नहीं है, उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। दिखाते हैं आपको सुनील सिंह की रिपोर्ट। अभिनेता सलमान खान फायरिंग केस के अहम आरोपी अनुज थापन की मौत मुंबई पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रही है। 23 साल के अनुज को क्राइम ब्रांच के सबसे सुरक्षित लॉकअप में रखा गया था, फिर उसने कैसे जान दे दी। अनुज को लॉकअप की जिस पहली मंजिल पर रखा गया था, वहाँ 6 और कैदी थे। सीसीटीवी लगा हुआ है और 4 गार्ड पहरे पर भी थे, फिर भी किसी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी। अनुज लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था। उसने ही पंजाब से 2 पिस्तौल लाकर पनवेल में शूटरों को दी। उसके जरिए पुलिस साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और साजिश के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन अनमोल बिश्नोई तक पहुंचने की कोशिश में थी। यानी अनुज सलमान खान फायरिंग केस में साजिश की एक अहम कड़ी था, जिसके जरिए सभी कड़ियां जुड़ सकती थी। लेकिन अब उसकी मौत के बाद पुलिस क्या करेगी? पुलिस सूत्रों के मुताबिक मकोका लगने के बाद आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिलती, इसलिए हताश होकर उसने खुदकुशी कर ली होगी। लेकिन अनुज के खिलाफ पंजाब में जबरन वसूली और हत्या की कोशिश के 3 केस पहले से थे। सवाल है, क्या ऐसा आदतन अपराधी सजा से डरकर खुद मौत को गले लगा सकता है? अनुज के परिवार का कहना है कि वो खुदकुशी कर ही नहीं सकता, उसकी हत्या की गई है। इधर मामले में दूसरे आरोपियों के वकील अमित मिश्रा ने अपने मुवक्किलों यानी गिरफ्तार शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पूरे केस में हर चारों आरोपी एक दूसरे के पूरक है और जो है अनुज थापन के संदेहास्पद मृत्यु से जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई है, उससे निश्चित ही हम सब जो है न्यायहित में चिंतित हैं कि जो बाकी के 2 एक्यूज हैं पुलिस कस्टडी में, वो किस स्थिति में, उनकी मन स्थिति क्या है, वो सुरक्षित हैं भी कि नहीं भी हैं, क्या है। क्योंकि पुलिस जो है सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है 41D, उसके तहत एक्यूज को जो राइट है अपने एडवोकेट से मिलने का, पुलिस वो मिलने भी नहीं दे रही है। पुलिस की पूरी प्रक्रिया जो है पारदर्शी और रहस्यमयी बनी हुई है। गुरुवार को देर शाम तक अनुज थापन के शव का पोस्टमार्टम हुआ। उस दौरान जेजे अस्पताल के फॉरेंसिक डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और पुलिस भी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पुलिस कस्टडी में मौत मामले में 2 स्तर पर जांच होगी, मजिस्ट्रेट और सीआईडी। लेकिन पंजाब में अनुज के गांव के सरपंच ने खुदकुशी की जांच महाराष्ट्र के बाहर कराने की मांग की है। मुंबई पुलिस लॉकअप में किसी आरोपी द्वारा खुदकुशी का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन जिस तरह से अनुज थापन खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने चुप्पी साध रखी है, उससे ये मामला कुछ ज्यादा ही रहस्यमय होता जा रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली खबर बेंगलुरु से, जहां बेंगलुरु पुलिस ने 2 नाबालिगों के साथ 4 दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग जो हैं, इन चारों सहयोगियों के साथ मिलकर अपने नाबालिग दोस्त को धमकाकर उगाही कर रहे थे। रकम भी कोई छोटी नहीं है, तकरीबन 35 लाख का सोना जो ये पीड़ित है अपने घर वालों के डर से उन तक पहुंचा रहा था। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है। क्या है पूरी खबर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये वो 4 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने उगाही के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है एक नाबालिग लड़के को डरा धमकाकर 700 ग्राम सोना वसूलने का। पश्चिमी बेंगलुरु के एक कॉन्ट्रैक्टर के 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बेटे को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। इसके 2 करीबी दोस्तों को यह पता था। इन दोनों ने इस छात्र को बताया कि वो उन्हें पैसे दे, वरना इसकी जानकारी उसके घर वालों को दे दी जाएगी। बस यहीं से इस लड़के की ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡೋದನ್ನು ನಿನ್ನ
इस लड़के के दो दोस्तों को इसकी ऑनलाइन गेमिंग की लत के बारे में जानकारी थी। ऐसे में इसके दोनों दोस्तों ने इसे धमकी दी कि वो इसके पेरेंट्स को बता देंगे। लड़का डर गया। इस तरह दोनों आरोपी इस लड़के से पैसे ऐंठने लगे। पीड़ित लड़के को रुपए नहीं मिले तो उसने घर से सोना चोरी करना शुरू कर दिया। तकरीबन 600 से 700 ग्राम तक सोना चोरी कर लिया। जब कॉन्ट्रैक्टर की बेटी के घर से गहने चोरी हुए तो मामला सामने आया। फिर पीड़ित लड़के ने सच उगला तो पुलिस ने उसके दो दूसरे दोस्तों को भी गिरफ्तार किया, जिन्हें जुवेनाइल रिमांड होम भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 23 लाख रुपए नगद और 200 ग्राम के आसपास सोना भी जब्त किया है। मैं बेंगलुरु शहर के लोगों से ये अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सोने के गहनों को इन अपराधियों ने गला दिया था। अपराधी हर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में पुलिस का सुझाव है कि जब कभी भी बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखे तो सहानुभूति पूर्वक उससे पेश आए और समस्या के जड़ तक पहुंचे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। फर्जी फर्म के माध्यम से जीएसटी फ्रॉड करने वाले दिल्ली के इनामी अरबपति बिजनेसमैन और उसके परिवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई गाड़ियां महंगी बरामद की गई हैं, जिनमें बॉलीवुड स्टार अजय देवगन से खरीदी हुई एक विदेशी गाड़ी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि फर्जी फर्म तैयार कर फर्जी बिल्स के जरिए 68 करोड़ रुपए क्लेम लिए गए थे। महंगी, शानदार और आलीशान कारें, BMW, माजराटी। ये नीले रंग की माजराटी पहले अभिनेता अजय देवगन के पास हुआ करती थी। इसे दिल्ली के कारोबारी संजय ढींगरा से बरामद किया गया है। संजय ढींगरा, उसकी पत्नी कनिका और बेटा मयंक तकरीबन 9 महीनों से जीएसटी फ्रॉड के मामले में फरार चल रहे थे और इन पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। नोएडा के थाना सेक्टर 20 की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इन लोगों का पूरा गैंग है जो फर्जी फर्मों के जीएसटी नंबर बनाकर सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगा रहा था। इन लोगों ने 9 कंपनियां बनाकर 5 बरस में करोड़ों का हेरफेर किया है। इस मामले में 1 साल में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग अपनी अपनी गाड़ियां लगातार बदलते रहते थे, तो इनकी कई गाड़ियां बरामद हुई हैं जो अलग अलग जगह पार्क करते थे ताकि, और अलग अलग गाड़ियों से मूवमेंट करते थे ताकि ये लोग किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी से पकड़े ना जा पाए। ये लोग हर इवनिंग में ये लोग किसी अलग अलग होटल में रुकते थे और अपने होटल चेंज करते ताकि, और गाड़ी भी चेंज करते ताकि पुलिस को शक ना हो। तो लगातार निरंतर पिछले 8-9 महीने की मेहनत के बाद हमारी टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अब ये समझिए आखिर कैसे करते थे ये जीएसटी फ्रॉड। फर्जी फर्म तैयार करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के जरिए गैर कानूनी डेटा खरीदते थे। उसके बाद छोटी कॉलोनियों और मोहल्लों में रहने वाले शराबी लोगों को 1000-1500 का लालच देकर उनके आधार कार्ड से मोबाइल सिम नंबर रजिस्टर करवाते थे। बाद में एक टीम किराया अनुबंध और बिजली बिल को फर्जी तरीके से डाउनलोड करती थी। इससे फर्जी पते तैयार किए जाते थे। जीएसटी पोर्टल पर फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करने के दौरान एक वेरिफिकेशन कोड आता है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंच जाता था, जिसे ये जीएसटी पोर्टल पर डालकर वेरीफाई करके एक फर्जी फर्म जीएसटी नंबर समेत रजिस्टर करवा लेते थे। रजिस्टर करवाई गई फर्म के जीएसटी नंबर का उपयोग करके ये बिना कारोबार के फर्जी बिल तैयार करते थे। उसके बाद फर्जी बिल से सरकार से जीएसटी रिफंड लेते थे। इनकी फर्जी फर्म एक महीने में 2 से 3 करोड़ रुपए का बिल बना लेती थी। जनवरी 2023 में सेक्टर 20 की पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था। ये ढींगरा परिवार तब से ही फरार चल रहा था। अक्सर ज्यादा मुनाफे की लालच में लोग टैक्स की चोरी करते हैं और फिर ये समझते हैं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और उसके बाद खुद को सलाखों के पीछे पाते हैं। नोएडा से कैमरा पर्सन स्टीफन एंटनी के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। और इन दिनों उत्तराखंड दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जंगल जल रहे हैं तो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का ही ये नतीजा है कि इस तरह के मौसमी बदलाव नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का धुआं राज्य के हर कोने में दिख रहा है। ठीक इसके उलट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। मौसम वैज्ञानिक इसकी वजह भौगोलिक विविधता को बता रहे हैं। ये तो जो है अपने आप में ही उत्तराखंड में जो है जियोग्राफिकल इतनी वेरिएबिलिटी है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल भी इतना वेरी करता है। साथ ही जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी देखेंगे कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो है एक्टिविटी चलती रहती है मॉनसून प्री मानसून सीज़न में भी, जबकि जो हमारे मिड हिल्स हैं या प्लेन्स के रीजन है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी कम रहती है। इस कारण भी जो है देखेंगे कि वहाँ पे इतनी एक्टिविटी नहीं होती फॉरेस्ट फायर की, जो मिड हिल्स के हैं नैनीताल, पौड़ी या जो पिथौरागढ़। एक तरफ जंगलों में आग लगी हुई है तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है। जलवायु परिवर्तन का असर ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड में एक तरफ हीट वेव और जंगलों की आग को लेकर बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ इस पर विचार हो रहा है कि चार धाम में हो रही बर्फबारी से कैसे निपटा जाए। आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो रही है कि मई में ऊपर में बर्फबारी हो रही है और नीचे में हीट वेव चल रही है। एक जगह हीट वेव की बैठक हो रही है, कैसे मैनेज किया जाए, एक बार एक तरफ चार धाम यात्रा में बर्फबारी से कैसे निपटा जाए। तो ये कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज का पैराडॉक्सिकल एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ प्रदेश के जंगलों में लगी आग की वजह कम बारिश का होना बताया जा रहा है। अप्रैल महीने में 84% से कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ी है और आग भड़क रही है। बहरहाल इसका कारण चाहे भौगोलिक हो या फिर जलवायु परिवर्तन, लेकिन एक बात सच है कि लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मानवीय दखल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं बारिश तो कहीं जंगलों की आग और बर्फबारी एक ही समय पर हो रही है। अगर इसके नुकसान और प्रभाव से बचना है तो संतुलन बनाना बेहद जरूरी होगा। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।